नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पेट के नए सिलेबस के अनुसार आज हम राजपूत काल का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में किसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति के अभाव में जिन महान शक्तियों का उदय हुआ वही अधिकांश जनजातियाँ जो है अधिकांश वर्ग राजपूत वर्ग के अंतर्गत आते थे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें गुजरात का सोलंकी वंश, बुंदेलखंड का चंदेल वंश और चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, यही सब वंश आते थे राजपूत काल के में। तो दोस्तों आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ इतिहासकार इसे संधिकाल का पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? संधिकाल का पूर्व मध्यकाल। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि राजपूत काल को संधिकाल का पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि बुंदेलखंड का जो चंदेल वंश था वो भी राजपूत काल के अंतर्गत ही आता था। बुंदेलखंड के चंदेल वंश था, जो इसके संस्थापक थे नन्नुक थे। नन्नुक ने 831 ईस्वी में बुंदेलखंड के चंदेल वंश की स्थापना करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम जिजाग भुक्तिक था। क्या नाम था बुंदेलखंड का प्राचीन नाम? जिजाग भुक्तिक। दोस्तों आपको ये पॉइंट कवर करके रखना है। और इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था थंग था। कौन था इस वंश का? चंदेल वंश का प्रसिद्ध शासक थंग, और इसने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। दोस्तों आपको बता दें कि खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और खजुराहो के अंदर ही कंदरिया महादेव का मंदिर है, अर्थात कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और आगे नेक्स्ट क्लियर करते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध योद्धा आल्हा एवं उदल। दोस्तों आपने आल्हा एवं उदल का नाम सुना होगा, ये महोबा के थे। आल्हा एवं उदल, इनका नाम आपने विशेष सुना होगा। तो आल्हा एवं उदल ये कहाँ के थे? महोबा के। आल्हा एवं उदल भी परमार्थ देव के दरबार में रहते थे। परमार्थ देव जो है चंदेल वंश के शासक थे। दोस्तों अब इसके बाद में हम गुजरात के सोलंकी वंश का अध्ययन करेंगे। गुजरात के सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। किसने करी थी? गुजरात के सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने करी थी। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस वंश के शासक भीमराज प्रथम के समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर को लूटा था। और दोस्तों आपको बता दें कि महमूद गजनवी ने सर्वाधिक बार आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, और 1025 ईस्वी में हमें लगता है उसका 17वां आक्रमण था। तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने जो आबू पर्वत है उसी पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। और दोस्तों आबू पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू पर है। दोस्तों आपको इन पॉइंट को क्लियर करके याद रखना है। बंगाल का जो पाल वंश था इसके संस्थापक गोपाल थे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये पूछ चुका है कि पाल वंश किस ओर था? उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर। तो बंगाल चूंकि पूर्व की ओर पड़ता है तो इसलिए पाल वंश किधर की ओर रहेगा? भारत के पूर्व की ओर। तो बंगाल का पाल वंश जो था उसके संस्थापक गोपाल थे। 750 से 770 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी थी। दोस्तों गोपाल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना करी थी, और धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी बिहार की भी स्थापना करी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो विक्रमशिला बिहार था उसको मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। तो कई बार यूपी ट्रिपल एससी पेट और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों आपको बता दें कि जो देवपाल था इस वंश का महानतम शासक था। और गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी संस्थापक जो था पहला नागभट्ट प्रथम था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वत्सराज था। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये आपको पॉइंट आउट कर लेना है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो मिहिर भोज था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने आदिल शाह और प्रभास जैसी उपाधियां भी धारण करी थी। और भोज के पुत्र महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। उन्होंने कर्पूर मंजरी, कौन कौन सी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। राजशेखर एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो कि भोज के पुत्र महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। भुवन कोश, बाल रामायण जैसी पुस्तकें लिखी हैं। और अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहारों ने ही द्वारपाल का काम किया था। इसी वजह से अरबी और तुर्की जो लोग थे वो भारत में आ पाए। दोस्तों आपको बता दें कि कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 8वीं से 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। अर्थात 3 वंश के राजाओं ने गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर अर्थात कन्नौज पर शासन को लेकर लड़ाई करी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस गुर्जर प्रतिहार वाले शासक में
जो त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था उसका प्रारंभ गुर्जर प्रतिहारों ने किया था और इसका अंत भी गुर्जर प्रतिहारों ने ही किया। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था? कन्नौज जो था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था और इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो प्रारंभ किया था गुर्जर प्रतिहार ने किया था और इसका अंत भी गुर्जर प्रतिहारों ने ही किया। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रतिहार शासक थे मीर भोज ने कन्नौज पर अधिकार करके इस संघर्ष को समाप्त भी कर दिया था। किसने समाप्त किया था? मिहिर भोज जो प्रतिहार शासक था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसके बाद इस संघर्ष को समाप्त किया। चौहान वंश, इसका संस्थापक वासुदेव था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौहान वंश, ये कहीं कहीं चाहमान वंश भी लिखा मिलता है। तो चौहान वंश जो था इसके संस्थापक वासुदेव थे और इस वंश के शासक अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना करी। अजमेर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो पृथ्वीराज तृतीय था इसी को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। दोस्तों इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो बिग्राराज चतुर था, बीसलदेव, बिग्राराज चतुर को बीसलदेव भी कहा जाता है। इन्होंने हरिकेल नामक नाटक लिखा था। और दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। ये आपको भी पता होगा कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ, पहला युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। किनके बीच? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित हो गया था जबकि पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। जबकि 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज तृतीय हार गया। दोस्तों आपको बता दें कि जो चंद है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कब था और चंद ने पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करिएगा कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कब था? दोस्तों आपको बता दें कि जयानक ने पृथ्वीराज विजय तथा जयचंद ने हमीर काव्य भी लिखे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। जयानक ने पृथ्वीराज विजय और जयचंद ने हमीर महाकाव्य लिखा। ये क्या थे? महाकाव्य। दोस्तों आप कुछ हम रचना देखिए दोस्तों आपको बता दें कि पेट के नए सिलेबस के अनुसार जो न्यू सिलेबस था उसके अनुसार हमने प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया है कंप्लीट। तो प्राचीन इतिहास में जितनी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी हमने उनका संग्रह किया है और इनसे ज़्यादा बाहर रचनाएं, क्योंकि रचनाएं और लेखक से क्वेश्चन आते रहे परीक्षाओं में, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा पेज बना करके सारी रचनाओं को एक साथ क्लियर कर दिया जाए। तो दोस्तों हमने अब तक जो रचनाएं पढ़ाई हैं वो और जो एक दो छूट गई हैं उनको भी इसमें रख दिया गया है। कंप्लीट पूरी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं दी गई हैं। आप इन्हें विशेष याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि यूपीट प्लस सीपेट अधिकतर इसको पूछता रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कालिदास जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में भी हुआ था, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मागलिमिकाग्निमित्रम विक्रोवर्षियम, ये सब रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। और विशाख दत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। कौटिल्य अर्थात चाणक्य जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, वात्सायन ने कामसूत्र। दोस्तों आपको बता दें कि जो आर्यभट्ट था इसने आर्यभट्टियम और ब्रह्म सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। चरक ने चरक संहिता चिकित्सा संबंधी ये था। असंग ने योगाचार और अमर सिंह ने अमरकोश। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में जो थे अमरकोश भी शामिल थे। कौन कौन थे दोस्तों? अमरकोश भी शामिल थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में ये भी शामिल थे। दोस्तों आपको बता दें कि वात्सायन ने कामसूत्र लिखा था। हर्षवर्धन एक राजा था और उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदी तीनों नाटक लिखे। पाणिन ने अष्टाध्यायी लिखी। पाणिन को संस्कृत का पितामह भी कहा जाता है। बाणभट्ट जो था हर्षचरित और कादम्बरी इसने लिखा है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी, इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। बहुत बार पूछा गया है कि कश्मीर का इतिहास किसमें देखने को मिलता है? राजतरंगड़ी में। और राजतरंगड़ी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? कल्हड़ द्वारा। और दोस्तों आपको बता दें कि राजशेखर इन्होंने कर्पूर मंजरी और भुवन कोश की रचना की थी। पतंजलि ने महाभाष्य, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत का और बृहत संहिता नामक विश्वकोशीय ग्रंथ का संकलन किया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो दंडी थे इन्होंने 10 कुमार चरित, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौदानंद और सारिपुत्र लिखा। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में, लीलावती, बीजगणित, गृहगणित, गोलाध्याय, लीलावती वगैरह गणित की बहुत फेमस पुस्तक है। दोस्तों आपको बता दें कि जो महेंद्र बर्मन था इसने मत्त विलास प्रहसन
और मनु ने मनुस्मृति लिखा। मनुस्मृति में क्या बताया गया है? मनुस्मृति में बताया गया है कि जो समाज था ये कैसे पूरा बटा हुआ था, इस समाज के बारे में जानने को इसमें मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भास था इसने स्वापनुवासवदत्तम और चारुदत्तम लिखा था। दंडिन ने काव्य दर्शन लिखा था और वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। हुई लाइफ ऑफ होयनसांग और हेरोडोटस द हिस्ट्रीज, पाई पाम्पेस ट्रोगल हिस्टोरियल फिलिपकल और प्लिनी द एल्डर द नेचुरल हिस्ट्री। दोस्तों ये आपकी रचनाएं अब समाप्त हो जाती हैं और आपको बता दें कि पेट के प्राचीन इतिहास वाला सिलेबस आपका संपूर्ण कवर कर दिया गया है। दोस्तों अब हम कल से मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, अर्थात भारत पर अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ और भारत का जो मध्यकाल का इतिहास था पूरा, अब हम उसको कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास चूँकि हमने ख़त्म कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए कवर कर डालेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा पूरा पेट का सिलेबस कब कवर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो देखने में आप गैप मत करिए, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे और एक बुक ले लीजिए कोई पेट की, अगर आप पेट की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं, 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो आप एक पेट की बुक ले लीजिए और हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी ओनली वीडियो को ही देखिए। दोस्तों किसी भी परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करने के लिए बुक बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बुक ही हमारा परम मित्र है। किसी भी कैंडिडेट का जो एग्जामिनेशन रूपी युद्ध में जाना चाहता है तो उसे योद्धा के रूप में अपने जो अस्त्र हैं वो पुस्तक रूपी अस्त्र तैयार करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें हम यहाँ पर आपको नोट्स मॉडल पढ़ा भी दे रहे हैं, प्रोवाइड भी करा देंगे और आप एक बुक ले लीजिए, बुक से कंप्लीट पढ़िए। बुक्स एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप बुक से कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप सिलेबस कवर करते हुए ख़त्म कर डालेंगे, आपको ये सिलेबस भी नहीं पता चलेगा। और आप देखिए दोस्तों मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो कहने का मतलब आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कम से कम उस टॉपिक को 5, 6 से 7 बार उसी टॉपिक को बार बार पढ़ डालिए और उस बार टॉपिक को पढ़ने के बाद जो बुक में प्रैक्टिस सेट दिया रहता है उसको लगा लीजिए। बाद में हम आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करा के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्लियर कराकर बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करा देंगे। दोस्तों आपको ये भी बता देंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि पेट के इस न्यू सिलेबस को पर आपको तैयारी करनी है, आपको बहुत इधर उधर का नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पेट पर जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।